हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद मासिक पत्रिका से होगी। जिसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 सेकंड बाद। महोदय नेहरू ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज की प्रधान समस्याओं को विज्ञान द्वारा सुलझाने पर अधिक महत्व दिया था। प्रौद्योगिकी विकास तो निर्धारित था, लेकिन नए लोग इसका वास्तविक लक्ष्य थे। आलसीपन से निकालकर देश को विचार तथा क्रिया की गतिशील प्रक्रिया में डालने के लिए यह अभियान था। उनके विचारों में हम स्फूर्ति व सामयिकता देख सकते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा तथा विचार द्वारा तकनीकी विकास गतिशील प्रक्रिया के रूप में औद्योगिकरण सर्वसम्मति द्वारा असामाजिक कार्य और मानव प्रतिष्ठाओं के साथ समाजवाद आदि 21वीं सदी के प्रतिमानों में प्रधान रूप से सामिक है। आर्थिक विकास के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को काम में लाना नेहरू जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके दो आशय थे। भारत की औद्योगिकरण प्रक्रिया में बृहत उद्योगों को महत्व देने की स्वीकृति पहला था, जबकि भारत में बड़े पैमाने बनाम छोटे पैमाने में औद्योगिकरण का विचारात्मक विवाद चल रहा है। नेहरू ने भी अपने प्रारंभिक काल में अपने मन में इस मुद्दे पर विचार किया था। उनके कुछ बनाए हुए चुनावों में से यह एक था। बड़ी मशीन बनाम कुटीर उद्योगों के मुद्दे पर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था कि यह उत्पादन और अर्थव्यवस्था दोनों प्रकारों की समायोजनाओं का मात्र प्रश्न नहीं है। एक को प्रबल होना पड़ता है और इसके पूरक के रूप में जो जहां भी उपयुक्त हो दूसरे के साथ सर्वोपरि होना पड़ता है। वर्तमान आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों पर आधारित अर्थव्यवस्था को आवश्यक रूप में प्रबल होना पड़ता है। इस आशय का दूसरा विस्तृत पहलू उनकी वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान पर बल देना था। यह देखा गया था कि उन्हें इस विचार पर विशेष मोह था कि उचित सामाजिक स्थितियों के अंतर्गत मशीन के प्रयोग वैज्ञानिक टेपर बनाए रख सकते हैं और अनुभव तथा मानव के दृष्टिकोण को विस्तृत कर सकते हैं। जानकारी सिद्धांत पहलू के उत्पादन उपायों के रूप में इस विचार को अब विधिवत अर्थशास्त्र स्वीकार रहा है। फिर भी तकनीकी परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया थी। आधुनिकीकरण पर बल देना, जिस पर हम पुनः ध्यान दे रहे हैं, तथा यह परिवर्तन को सम्मिलित किए हुए था, जो नेहरू के लिए घृणास्पद वस्तु थी, और यह परिणात्मक समायोजना और उत्पादन के विभिन्न व्यर्थ तत्वों तथा पद्धतियों का संतुलन करना ही वास्तविक प्रश्न नहीं है, बल्कि गुणात्मक परिणामों का प्रश्न है। महोदय, भारत में प्रमुख रूप से जहां पर हम बहुत पहले से ही विचारों तथा कार्यों के पुराने सूत्र तथा पद्धतियों से बंधे हुए हैं, वहां हमें नए विचारों तथा नई सीमाओं की ओर ले जाने वाले नए अनुभव, नई प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। अतः हमें अपने जीवन के स्थिर तत्व को परिवर्तित कर गतिशील तथा जीवंत बनाना चाहिए और अपनी बुद्धि को तीव्र तथा उत्साही
बनाना चाहिए। नई स्थितियां नए अनुभवों की ओर ले जाती हैं, जैसे उनसे निपटने के लिए मन को बाध्य करना है और परिवर्तित परिसरों को अपने आप स्वीकार करना है। और फिर विज्ञान का इतिहास दर्शाता है कि यह केवल पुराने से बेहतर नहीं है, यह कभी कभी पुराने को अस्त व्यस्त करता है। यह केवल नए सत्यों को पुराने के साथ जोड़ता नहीं, बल्कि कभी कभी नए सत्य तथा उनके द्वारा मानवीय वैचारिकता और उनके जीवन विधान में उथल पुथल उत्पन्न करता है। अतः विज्ञान मात्र पुराने को अच्छे आयामों में आवर्तित नहीं करता या पुराने के साथ नहीं जोड़ता, बल्कि विश्व तथा मानव की चेतना के लिए कुछ नया सृजित करता है। अगर इस विज्ञान की आत्मा का वास्तविक अर्थ क्या है, बाली इस वैचारिक धारा की खोज करें तो बहुत कुछ मतलब निकलते हैं। यह केवल विज्ञान दर्शाने वाले नवीन सत्यों को ही, केवल पुरानों के विकास को ही नहीं स्वीकारेगा, बल्कि अगर उसने इस आत्मा के विरुद्ध जाना चाहा तो पुरानों को अस्त व्यस्त करने के लिए भी तैयार है। इसका अर्थ यह भी है कि न केवल पुराना होने के नाते उससे बंधे रहते हैं, बल्कि उसे निभाए जाने के कारण, लेकिन उसके विघटन को स्वीकारने के योग्य होने के कारण। इसका यह अर्थ है कि अगर वह नए अन्वेषणों के विरुद्ध जाएगी तो यह सामाजिक ढांचा या औद्योगिक ढांचा या आर्थिक ढांचे के साथ बंधा नहीं रहेगा। 21वीं सदी में पहुंचने की प्रेरणा की जड़ें स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की लालसा में है। अतः नेहरू के लिए मशीन आधारभूत संरचनात्मक विकास और आत्मविश्वास प्रमुख थे, जैसे स्वायत्त विकास की ओर उन्मुख बृहत अर्थव्यवस्था में और प्रौद्योगिकीय आत्मविश्वास की पद्धतियां प्रमुख हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना एक पद्धति थी। आत्मविश्वास के पक्ष में नेहरू अपने आर्थिक चुनावों में स्पष्ट थे और औद्योगिकीकरण को कम कर देने वालों के प्रति संदेहास्पद थे। उद्भव गैर उपनिवेशी संघर्ष की ओर लौटकर जा रहा था। महोदय, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सर्वप्रथम व्यक्ति है एवं व्यक्तियों से समाज बना है। किसी भी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए उस समाज के रीति रिवाजों का पालन करना अनिवार्य होता है। पहले मनुष्य असभ्य एवं जंगली हुआ करता था, तब उसे आवश्यकता हुई सभ्य एवं सामाजिक होने की। अतः उसने सर्वप्रथम आवश्यकतानुसार समूह में रहना सीखा तथा समूह से समाज की स्थापना की। इस हेतु उसे उस समय के नियम रीतियों का पालन करना पड़ा, जिसके कारण उसकी अपनी अलग पहचान बनी। समय के साथ साथ उसने अपना परिवार बनाना, समाज का निर्वाह सीखा तथा उसमें रहने के लिए जो आदतें उसे अपनानी पड़ी वे आगे चलकर उस समाज के रीति रिवाज बने। इनमें से कुछ रीति रिवाजों ने आगे चलकर प्रथा का रूप धारण कर लिया। इन अच्छी प्रथाओं के आधार पर संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार दहेज भी एक समाज की रीति एवं प्रथा रही है। आजकल के समय में
दहेज प्रथा एक कुरीति अथवा कुप्रथा बनकर रह गई है, परंतु इसका जन्म तो आदिकाल में ही हो गया था, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि आदमी ने सर्वप्रथम सभ्यता के निर्माण में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज एवं समाज से देश का निर्माण किया तथा इनमें रहने हेतु देश काल, वातावरण आदि के अनुसार अपने जीवन को कुछ नियमों एवं आदतों के अनुरूप ढालने की आदत बनाई और इन आदतों ने ही आगे जाकर रीति का रूप ले लिया। स्टॉप। यदि आपको डिक्टेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।